हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी और इसका लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे हम। इस लेक्चर में बेसिकली हम समझने वाले हैं पोस्ट ट्रांसप्लांट केस सिनेरियो। इसका क्या मतलब है कि ये मान लीजिए कोई पर्सन था, इसके अंदर हमने कोई ऑर्गन डोनेट किया, कोई ऑर्गन इसको डोनेट किया, ट्रांसप्लांट किया। बेसिकली क्या किया? ट्रांसप्लांट किया। तो जब हमने इसके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया तो ऐसा हो सकता है कि जो रिसिपिएंट है ये इस ट्रांसप्लांटेशन को, इस ऑर्गन को या तो अपनी बॉडी में एक्सेप्ट कर ले या फिर इसको रिजेक्ट कर दे। तो एक्सेप्ट कर लेता है तो अच्छी बात है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो गया, आपका बधाई हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रिजेक्ट कर दे। तो हमें बस इस लेक्चर में बेसिकली यही समझना है कि जो रिसिपिएंट है ये इस ऑर्गन को, आने वाले ऑर्गन को क्यों रिजेक्ट कर रहा है और कैसे हम इस रिजेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी क्या होती है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो ट्रांसप्लांट करने से पहले हमको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। हमने वो सारे प्रिकॉशंस के बारे में बात करी थी जो हमें ट्रांसप्लांटेशन करने से पहले ध्यान में रखने हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको ब्लड ग्रुप की मैचिंग कराना जरूरी है और साथ ही HLA मैचिंग या टिश्यू मैचिंग कराना भी जरूरी है, जिसको MSC मैचिंग भी बोलते हैं। MSC मैचिंग क्या होती है इसको बहुत डिटेल में मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है, आप उसको देख लीजिएगा, तब आप सेकंड लेक्चर पे आइएगा तो आपको अब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो ट्रांसप्लांटेशन जो है ना, ये जो ट्रांसप्लांटेशन है ये आप बिल्कुल ऐसे समझिए कि एक लड़का लड़की की शादी है। एक लड़का लड़की की क्या है? शादी है, इनकी मैरिज है। आप पता है मैरिज जब इंडिया में कराते हैं तो सबसे पहले कुंडली मैच कराते हैं। अभी कुंडली मैच कराना क्या है? प्रायर टू मैरिज है, शादी से पहले के प्रिकॉशंस है, शादी से पहले। तो ये जो आपने किया है ना, ब्लड ग्रुप मैचिंग, HLA मैचिंग, ये बेसिकली कुंडली मैच था। यानी ये वो प्रिकॉशंस थी जो आपने ट्रांसप्लांट कराने से पहले ली थी। लेकिन मान लीजिए अगर दो लड़का लड़की की, मतलब लड़का लड़की की कुंडली मैच हो रही है तो क्या ये कंफर्म होता है क्या कि इनकी डिवोर्स नहीं होगा या ये इनकी शादी हमेशा सक्सेसफुल रहेगी? ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ये तो प्रिकॉशंस थी आपको जो लेनी थी वो आपने ले ली, बट इसके बाद भी क्या होता है? या तो शादी सक्सेसफुल होती है या शादी रिजेक्ट होती है। तो शादी सक्सेसफुल होती है, ये जो ट्रांसप्लांट था आपने जो कराया था, बेसिकली जिस भी ऑर्गन, टिश्यू या सेल को जो ट्रांसप्लांट कराते हैं उसको ग्राफ्ट बोलते हैं। तो जब आपने ग्राफ्ट का ट्रांसप्लांटेशन कराया था तो रिसिपिएंट की बॉडी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया तो हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल रहा। और ये खुशी की बात है। दुनिया में जो सबसे पहला ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था वो किडनी का हुआ था और ज्यादातर हम किडनी का ट्रांसप्लांटेशन देखते हैं, इसलिए हमें जो बेटर नॉलेज है वो किडनी के ट्रांसप्लांटेशन की ही है, इसलिए यहां भी हम एग्जाम्पल किडनी का ही लेके चल रहे हैं। बाकी ये जो ट्रांसप्लांट होता है ये किसी ऑर्गन, टिश्यू या सेल किसी का भी हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्राफ्ट बोलते हैं। तो ये ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया, इस रिसिपिएंट की बॉडी ने इस आने वाले ऑर्गन को एक्सेप्ट कर लिया तो अच्छी बात है। लेकिन अब हमको डिटेल में इस बात को डिस्कस करना है कि ये रिजेक्ट कर दे। यानी अब यहां क्या हो रहा है कि शादी, आपने कुंडली उंडली सब मैच कर ली थी, आपने ब्लड ग्रुप मैच कर लिया, आपने MSC या HLA मैचिंग कर ली, बट फिर भी क्या हो गया? डिवोर्स हो गया। डिवोर्स हो गया। अब देखो डिवोर्स होने के दो रीजन हो सकते हैं। या तो लड़का लड़की को ना रखे, या तो जो रिसिपिएंट है ये इस ग्राफ्ट को नहीं रखना चाहता। रिसिपिएंट यानी कि जो लड़का है, बॉय है, वो शादी के बाद इस लड़की को नहीं रखना चाहता। कोई भी रीजन हुआ हो, अफेयर के बारे में पता पड़ गया हो, कुछ भी रीजन रहा हो, ये जो बॉय है ये इस लड़की को नहीं रखना चाहता। इसको हम बोलते हैं कि जो रिसिपिएंट है, जो अपने घर में लेके आने वाला है इस लड़की को, रिसिपिएंट है, वो रिजेक्ट कर रहा है इस ग्राफ्ट को, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। लेकिन दुनिया में ऐसा भी होता है कि लड़की जो है वो इस लड़के के साथ रहने को मना कर दे, यानी जो ग्राफ्ट है वो इस रिसिपिएंट की बॉडी को रिजेक्ट कर दे। जिस ऑर्गन को हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो इस रिसिपिएंट की बॉडी में रहने के लिए मना कर दे। तो इस डिसीज को बोलते हैं GVHD, दैट इज ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज। यहां क्या कर रही है? दुल्हन मना कर रही है दूल्हे के साथ रहने के लिए, लड़की मना कर रही है लड़की के साथ रहने के लिए। दोनों केसेस को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो लड़का है, यानी जो रिसिपिएंट है, वो इस लड़की को रखने के लिए क्यों तैयार नहीं है। यानी जो रिसिपिएंट है वो इस ग्राफ्ट को, यानी ये रिसिपिएंट की जो बॉडी है, ये इस आने वाली किडनी को, आने वाले ग्राफ्ट को अपनी बॉडी में रखने के लिए क्यों तैयार नहीं है। तो बेसिकली ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इस ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के टाइप समझ लेते हैं। तो ये ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जो होता है ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक होता है हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, एक होता है एक्यूट रिजेक्शन
और एक होता है क्रोनिक रिजेक्शन। अगर लड़का शादी के मंडप में ही इस लड़की को रखने के लिए मना कर देता है, शादी के लिए इंकार कर देता है, ऐसे समझो, तो उसको बोलते हैं हाइपर एक्यूट, बहुत ही कम टाइम में रिजेक्ट कर दिया। बेसिकली ये हमें ऑपरेशन टेबल पे ही देखने को मिल जाता है। तो ये जो रिजेक्शन होता है विद इन फर्स्ट 48 आवर, शादी के पहले 48 घंटे के अंदर डिवोर्स, यानी आपने ट्रांसप्लांटेशन कराया, 48 घंटे के अंदर रिजेक्ट कर दिया बॉडी ने ग्राफ्ट को। बॉडी क्यों रिजेक्ट करती है? टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से। जो रिसिपिएंट है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपरसेंसिटाइज हो चुका है इस आने वाले ग्राफ्ट की वजह से, और उसने इस ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया। दूसरा हो सकता है कि जो डिवोर्स है वो कुछ दिनों बाद हो या कुछ वीक्स बाद हो, कुछ दिन या कुछ वीक्स बाद जो लड़का है वो इस लड़की को रखने के लिए मना कर रहा है, डिवोर्स की कह रहा है। इसमें भी रीजन क्या हो सकता है? टाइप 2 एंड टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन दोनों। आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो रिसिपिएंट की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपरसेंसिटाइज हो चुका है, और यहाँ पे हाइपरसेंसिटिविटी जो यूज होती है वो टाइप 2 और टाइप 4। इनके मैकेनिज्म आगे चल के बहुत डिटेल में समझाने वाले हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि जो बॉडी है, जो दूल्हा है, जो लड़का है, वो लड़की को रखने के लिए मना तो कर रहा है, बट कई वीक्स या कई मंथ बाद मना किया उसने, डिवोर्स के लिए कहा है। यानी जो रिसिपिएंट की बॉडी है वो ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर रही है, बट कुछ वीक्स या कुछ मंथ बाद। इसमें जो हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन का जो यूज होता है वो होता है टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। तो इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला है हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन का मतलब होता है इस ग्राफ्ट को इस रिसिपिएंट की बॉडी एक्सेप्ट करने के लिए मना कर देती है ऑन द ऑपरेशन टेबल या फिर ट्रांसप्लांटेशन के विद इन 48 आवर्स। बहुत कम ड्यूरेशन में रिजेक्शन। ठीक है, कॉज क्या है? कॉज है टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 2। कौन सी कॉज क्या है? टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। अच्छा, इसमें क्या होता है? टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या होता है? इट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। बेसिकली क्या होता है, ये जो रिसिपिएंट है ना, इसकी बॉडी में पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट थी, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी प्रेजेंट थी। क्या प्रेजेंट थी? प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी प्रेजेंट थी। किसके खिलाफ? इस ग्राफ्ट के खिलाफ। जैसे ही आपने इस ग्राफ्ट को इस पर्सन की बॉडी में डाला, ये जो प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी प्रेजेंट थी इस पर्सन के अंदर, इन प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी ने इस ग्राफ्ट पे क्या कर दिया? अटैक कर दिया। समझ में आई? आई रिपीट अगेन, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन में क्या होता है? बहुत ही कम टाइम में जो रिसिपिएंट होता है वो इस ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम ये ऑपरेशन टेबल पे हो जाता है। इसका जो कॉज रहता है वो रहता है टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, जो क्या होता है? एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है। इसमें क्या होता है? जो रिसिपिएंट होता है इसकी बॉडी में पहले से प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं। जब इस ग्राफ्ट को इस पर्सन की बॉडी में डाला जाता है तो ये जो प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी होती हैं ये अटैक कर देती हैं उस ग्राफ्ट के ऊपर और ग्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब एक सवाल आता है कि ये प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी आई कहां से? तो ये इस पर्सन के अंदर आई कहां से? तो ये इस पर्सन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। उसका जो प्रेजेंट होने का जो रीजन है कि या तो इस पर्सन के अंदर मल्टीपल टाइम्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ होगा जिसकी वजह से ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई इस पर्सन के अंदर, या ये जो पर्सन था ये मल्टीपेरस वुमेन थी, ऐसी औरत जिसने कई बार बच्चे को जन्म दिया है, तो उसके अंदर कई टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर प्रीफॉर्म एंटीबॉडी थी जिसने इस ग्राफ्ट को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, ग्राफ्ट रिजेक्ट हो गया ये कैसे पता चलेगा? तो दो चीजें हैं। एक तो आप माइक्रोस्कोपिकली देखना चाहें तो अगर माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखेंगे किडनी के अंदर तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? किडनी क्या है? एक सॉलिड ऑर्गन है, तो उसके अंदर आपको कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो ब्लड वेजल्स होंगी किडनी के अंदर उसमें आपको फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी। और किडनी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? न्यूट्रोफिल्स का इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, जो रिप्रेजेंट करेगा कि किडनी के अंदर क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेशन हो रहा है। बट ये तो माइक्रोस्कोपिकली है, हमको तो ऑर्गन देख के पता करना है। सर्जन को, जो ऑपरेशन टेबल पे है सर्जन है, उसको कैसा पता चलेगा कि जो बॉडी उसने रिजेक्ट कर दिया इस ग्राफ्ट को? तो सर्जन देखेगा कि जो किडनी है वो फ्लॉपी हो जाती है। फ्लॉपी मतलब बहुत लूज हो जाती है, उसके अंदर कोई रिजिडनेस नहीं रहती, कोई इरेक्शन नहीं रहता, वो लूज होती है, उसके अंदर कोई टून नहीं रहती। और किडनी कैसे होने लगती है? ब्लू होने लगती है। साथ ही साथ जो पेशेंट होता है उसकी यूरिन में स्मॉल अमाउंट में ब्लड की ड्रॉप्स आने लग जाती हैं। तो ये सिंबल होता है कि किडनी रिजेक्ट कर दी गई है। और ये रिजेक्शन ये किसकी वजह से था? प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी की वजह से। उस पर्सन के अंदर प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी थी। So this was antibody mediated rejection. That's why we call it as type 2 hypersensitivity reaction.
ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि रिजेक्शन तो हो रहा है इस बार, लेकिन एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है। ग्राफ्ट यानी ये जो रिसिपिएंट है ये इस ग्राफ्ट को अपनी बॉडी में रखने के लिए मना कर रहा है, लेकिन कब मना कर रहा है? कुछ दिन बाद या कुछ वीक्स बाद। इसके पीछे के मैकेनिज्म क्या है? तो इसके पीछे का मैकेनिज्म है टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन और टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। दोनों कॉज है इसका। टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, अगर आपने मेरी हाइपरसेंसिटिविटी वाले वीडियो लेक्चर देख रखे हैं प्लीज आप उनको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है हाइपरसेंसिटिविटी। तो टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन जो होता है ये टी सेल्स के द्वारा मीडिएट होता है, और टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन जो होती है वो एंटीबॉडी के द्वारा मीडिएट होती है। इसलिए टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में क्योंकि टी सेल इन्वॉल्व है, इसलिए इस रिजेक्शन को हम बोलेंगे एक्यूट सेल्यूलर रिजेक्शन, क्योंकि यहां पे सेल्स इन्वॉल्व है, टी सेल्स, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्यूट सेल्यूलर रिजेक्शन। और क्योंकि यहां पे एंटीबॉडी प्रेजेंट है इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्यूट ह्यूमरल रिजेक्शन। एंटीबॉडीज के लिए ह्यूमरल और सेल्स के लिए सेल्यूलर। तो टी सेल मीडिएटेड है, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो दिस इज एक्यूट सेल्यूलर रिजेक्शन। और टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, एंटीबॉडी मीडिएटेड है, तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट ह्यूमरल रिजेक्शन। अब इन दोनों रिजेक्शन की बारे में बात करें तो ये जो दोनों रिजेक्शंस होते हैं, बेसिकली अगर आपने मेरा ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी का जो पीछे वाला जो वीडियो लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, अगर आपने उसको देखा है प्लीज उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक दो पाथवे होते हैं रिजेक्शन के, एक होता है डायरेक्ट पाथवे ऑफ रिकॉग्निशन एंड रिजेक्शन और एक होता है इनडायरेक्ट पाथवे ऑफ रिकॉग्निशन एंड रिजेक्शन। अगर मान लीजिए ये जो रिजेक्शन हो रहा है यहां पे एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो रहा है एंड दिस इज टी सेल मीडिएटेड, तो ये कब होता है? ये तब होता है जब इस ग्राफ्ट में जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, इस ग्राफ्ट में जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, इनके सरफेस पे क्या है? एंटीजन। इनके सरफेस पे क्या है? एंटीजन। तो ये सॉरी, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, ये जाती हैं इस बॉडी के अंदर और ये जो रिसिपिएंट की टी सेल्स हैं इनसे जाके मिलती हैं। टी सेल्स इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को और इसके सरफेस पे प्रेजेंट होने वाले एंटीजन दोनों को रिकॉग्नाइज कर लेता है और टी सेल्स इसके खिलाफ क्या कर देता है? इम्यून रेस्पॉन्स छेड़ देता है। बेसिकली आई रिपीट अगेन, होता यह है कि ये जो ग्राफ्ट है, ये जो ग्राफ्ट है, इस ग्राफ्ट के अंदर सेल्स प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट है। अब ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं ग्राफ्ट की, जब ये ग्राफ्ट इस बॉडी में जाता है तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होती हैं ये इस रिसिपिएंट की टी सेल के पास चली जाती हैं और रिसिपिएंट की टी सेल्स जब इसको पहचानती हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को, इसकी सरफेस पे एंटीजन देखती हैं, तो इन टी सेल्स के लिए ये एंटीजन जो होता है ये फॉरेन एंटीजन है और फॉरेन एंटीजन के खिलाफ टी सेल क्या करेंगी? एक्शन लेंगी। जब ये एक्शन लेती हैं तो ये रिलीज करती हैं साइटोकाइंस। जो साइटोकाइंस यहाँ रिलीज होते हैं वो बेसिकली होते हैं इंटरफेरॉन गामा। क्या होते हैं? इंटरफेरॉन गामा, IFN गामा। ठीक है, ये इंटरफेरॉन गामा क्या करता है? बेसिकली क्या करता है? मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर देता है। किसको? मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर देता है और मैक्रोफेजेस क्या कराते हैं? इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती हैं और इस ग्राफ्ट को क्या कर देती हैं? रिजेक्ट कर देती हैं। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट पाथवे ऑफ रिकॉग्निशन एंड रिजेक्शन। कि जो ग्राफ्ट की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स थी वो खुद गई थी अपना रिजेक्शन कराने। ठीक है, और ये कहां देखने को मिलता है? इन एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन। लेकिन एक दूसरा पाथवे और होता है जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट पाथवे। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट पाथवे। अब ये जो इनडायरेक्ट पाथवे है ये आपको कहां देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा इस केस में, एक्यूट ह्यूमरल रिजेक्शन के केस में। इसमें क्या होता है? ये मान लीजिए ग्राफ्ट है, ग्राफ्ट के ऊपर ग्राफ्ट के अंदर क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं और इनकी सरफेस पे क्या है? ये एंटीजन है। इनकी सरफेस पे क्या है? एंटीजन है। इस केस में क्या होता है? इनडायरेक्ट पाथवे वाले केस में क्या होता है कि जो रिसिपिएंट के अंदर भी क्या होती हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करती हैं? खुद जाती हैं इसके पास और इससे इस वाले एंटीजन को चुरा के लाती हैं और अपने ऊपर बाइंड कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? अपने ऊपर बाइंड कर लेती हैं। यानी कि जो रिसिपिएंट की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो ग्राफ्ट के अंदर जाएंगी, ग्राफ्ट के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होंगी उनके सरफेस पे जो एंटीजन चिपका हुआ है इसको अपने ऊपर बाइंड करेंगी और अपने ऊपर बाइंड करके इसको कहां दिखाएंगी? टी सेल्स को दिखाएंगी। अपनी रिसिपिएंट की बॉडी की टी सेल्स को दिखाएंगी कि देखो बाहर से एक एंटीजन आया है। टी सेल क्या करेगा? इंटरल्यूकिन 6 रिलीज करेगा। ये इंटरल्यूकिन 6 क्या करेगा? हमारी बी सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा। बी सेल से प्लाज्मा सेल्स बनेंगी और प्लाज्मा सेल से क्या बनेंगी? एंटीबॉडी बनेंगी और ये एंटीबॉडी क्या करेंगी? इस ग्राफ्ट पे अटैक करेंगी और इसको क्या कर देंगी? रिजेक्ट कर देंगी। इस मैकेनिज्म को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाया भी है, बहुत डिटेल में समझाया। मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला जो डायग्राम मैंने समझाया था वहां ये बात मैंने आपको समझाई थी, तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी ये इसको शॉर्ट में जल्दी में समझा दिया है। तो अगर मान लीजिए सेलुलर रिजेक्शन है तो डायरेक्ट पाथवे यूज होगा और अगर ह्यूमरल रिजेक्शन है तो इनडायरेक्ट पाथवे यूज होगा।
ठीक है सर, दोनों पाथवे यूज हो गए, तो हमें देखने को क्या मिलेगा, हमें किडनी के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अगर इनडायरेक्ट पाथवे है रिजेक्शन का, तो ये कौन सा है, एक्यूट ह्यूमरल रिजेक्शन। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि किडनी जो है उसके अंदर आपको रिजेक्शन वस्कुलाइटिस देखने को मिलेगी। जो ब्लड वेजल्स हैं उनके अराउंड आपको C4D, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती है, उसका डिपोजिशन देखने को मिलेगा अराउंड द वेजल्स। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जो C4D प्रोटीन होती है उसका डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा अराउंड द वेजल्स। आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो आपको ये जो दिख रहा है ना ब्राउन यहां पे, ये जो ब्राउन है, ये क्या है, बेसिकली C4D प्रोटीन है जो इन वेजल्स के चारों ओर डिपॉजिट हो गई है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा सर, अगर ये एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन है तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन में आपको पता है साइटोकाइन्स रिलीज हुए थे, उन्होंने क्या करवाया था, इन्फ्लेमेशन कराया था। इन्फ्लेमेशन कराएगा तो जितनी भी ट्यूबल्स होती हैं आपकी किडनी के अंदर, PCT, DCT, लूप ऑफ हेनले, उनके अंदर आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, यानी ट्यूबुलाइटिस देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपकी जो ब्लड वेजल्स में एंडोथीलियम होती है उसके अंदर भी आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं एंडोथेलाइटिस। तो ये तो था हमारा एक्यूट रिजेक्शन। अब हम बात करते हैं क्रोनिक रिजेक्शन। क्रोनिक रिजेक्शन का क्या मतलब है कि थोड़े टाइम बाद रिजेक्ट किया जा रहा है, यानी जो ग्राफ्ट है इसको इस रिसिपिएंट की बॉडी जो है वो थोड़े टाइम बाद रिजेक्ट कर रही है, कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स बाद रिजेक्ट कर रही है। यहाँ जो कॉज रहता है वो टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन रहती है। आपको पता है कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन जो होती है वो टी सेल मीडिएटेड होती है। कौन सी सेल्स, टी सेल्स मीडिएटेड होती है, और टी सेल मीडिएटेड है तो ये क्या है, सेल्युलर रिकॉग्निशन एंड रिजेक्शन है। ठीक है, यहाँ सेल मीडिएटेड आपको इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पाथवे कौन सा यूज होगा, याद करो पीछे भी जो बताया, जहां पे सेल्स होती हैं, जहां पे टी सेल्स होती हैं, वहां पे पाथवे कौन सा होता है, वहां पे डायरेक्ट पाथवे यूज होगा। तो बेसिकली क्रोनिक वाले केस में क्या होगा, डायरेक्ट पाथवे यूज होगा। डायरेक्ट पाथवे में क्या होता है कि जो डोनर के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, यानी इस डोनर के अंदर यहाँ पे जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स थी, इनके सरफेस पे क्या था, एंटीजन था। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स खुद जाएंगी रिसिपिएंट के पास, और रिसिपिएंट की टी सेल को क्या करेंगी, जाके एक्टिवेट करेंगी, और रिसिपिएंट की टी सेल जो होगी वो क्या करेगी, डिफरेंशिएट हो जाएगी किसमें, टी हेल्पर में और टी किलर में, और रिलीज करेगी साइटोकाइन्स इंटरफेरॉन गामा। वो क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, उस ग्राफ्ट को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा हम वही बात कि हमको कैसे पता पड़ेगा कि ग्राफ्ट रिजेक्ट हो रहा है। तो जो चेंजेस देखने को मिलेंगे किडनी के अंदर इन द क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, उसको याद करने की ट्रिक है गोटी। गोटी का मतलब है कि जो आपकी किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलस होता है, उसकी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर डुप्लीकेशन देखने को मिलेगा, ऑब्लिटरेशन और स्क्लेरोसिस देखने को मिलेगी ब्लड वेजल्स के अंदर। जो आपकी ट्यूब्यूल्स होती हैं PCT, DCT, इनके अंदर आपको एट्रोफी देखने को मिलेगी, और जो नेफ्रॉन्स होती हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उस इंटरस्टिशियल स्पेस में आपको फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी। तो ये तो वो केस था जहां लड़के ने मना कर दिया, यानी जो आपका रिसिपिएंट था, रिसिपिएंट जो था वो रिजेक्ट कर रहा था किसको, ग्राफ्ट को। ठीक है, रिसिपिएंट ने रिजेक्ट कर रहा था। अब इसका उल्टा केस है, अब ग्राफ्ट रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि लड़की रिजेक्ट कर रही है कि अब मुझे इस लड़की के साथ नहीं रहना है, इस ग्राफ्ट को इस रिसिपिएंट की बॉडी में नहीं रहना है। ऐसा क्यों, कब होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये ग्राफ्ट इसकी बॉडी में ना रहना चाहिए। ये तब होता है कि जो डोनर का ग्राफ्ट है, इसकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत हाई हो विद रेस्पेक्ट टू दिस रिसिपिएंट। तो रिसिपिएंट की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही कंप्रोमाइज्ड है, और जो ट्रांसप्लांट होकर ऑर्गन आ रहा है उसकी अगर हम इम्यूनिटी देखें, उस ऑर्गेनिज्म की जिसके अंदर से वो आ रहा है, ग्राफ्ट आ रहा है, उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा हाई हो, तो उस केस में ये जो ग्राफ्ट होता है ये इस रिसिपिएंट की बॉडी में रहने को मना कर देता है। मतलब आप ये समझो कि ये जो लड़की थी ये बहुत अमीर थी, बहुत अमीर थी, लड़का क्या था, बहुत गरीब था, तो लड़की इस लड़की के साथ रहने के लिए मना कर देती है। बात समझ में आई। अच्छा, ये जो रिजेक्शन है इसके दो टाइप्स हैं। लड़की कब मना कर देती है, अगर लड़की विद इन 100 डेज मना कर देती है, लेस देन 100 डेज, तो इट इज कॉल्ड एक्यूट, और 100 डेज से ज्यादा लेती है मना करने में, दिस इज क्रॉनिक। पता कैसे चलेगा, इन द केस ऑफ एक्यूट GVHD हमारे जो ऑर्गन अफेक्टेड रहेंगे दैट इज स्किन, इंटेस्टाइन एंड लिवर। स्किन में आपको रेसेस देखने को मिलेंगे, डायरिया देखने को मिलेगा पर्सन के अंदर, और जॉन्डिस देखने को मिलेगी। इन क्रॉनिक GVHD स्किन के अंदर आपको फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी, इंटेस्टाइन के आपको स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और लिवर के अंदर आपको फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी, सिरोसिस देखने को मिलेगी। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि सर जो ट्रांसप्लांट होके आ रहा है ऑर्गन,
ग्राफ्ट जिसको बोल रहे हैं, जो ग्राफ्ट है, ठीक है, ये रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट है। अगर हम इस ग्राफ्ट के अंदर जो टी सेल्स हैं उनको सप्रेस कर दें, तब इसको इसकी बॉडी में डालें, तो ये रिजेक्शन जो होता है इसके चांसेस कम हो जाएंगे। बात तो सही है, कम हो जाएंगे, क्योंकि इस लड़की को आपने पहले गरीब किया, तो गरीब करके तब इसकी बॉडी में डाला, दोनों की इम्यूनिटी सेम करके डाला, तो ट्रांसप्लांटेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सही बात है, लेकिन क्या हमें ऐसा करना चाहिए? शुड वी डू? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो डोनर के अंदर, डोनर का जो ग्राफ्ट है, इस ग्राफ्ट के अंदर जो टी सेल्स होती हैं, वो टी सेल्स जो होती हैं वो इस पर्सन की बॉडी में जाने के बाद इस बॉडी में सेटल करने में हेल्प करती है। इसको बिल्कुल ऐसे समझो, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जायगोट बनता है, जायगोट फिर मोरुला बनता है, और मोरुला जाके फीमेल की बॉडी से अटैच होता है। इस अटैचमेंट को बोलते हैं एनग्राफ्टमेंट। क्या बोलते हैं? एनग्राफ्टमेंट। तो इस एनग्राफ्टमेंट में ये जो टी सेल्स होती हैं ये हेल्प करती हैं। तो अगर टी सेल्स नहीं होंगी तो ये जो ग्राफ्ट है आपका, ये इसकी बॉडी में अच्छे से अटैच नहीं हो पाएगा, सेटल नहीं हो पाएगा। एक तो ये रीजन है, इसलिए हमें इसको सप्रेस नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो मान लीजिए अगर आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कब करते हैं? जब पेशेंट को क्या हो, ल्यूकेमिया हो, ब्लड कैंसर हो। इसमें क्या होता है कि जो WBC होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, इमेच्योर WBC इंक्रीज हो जाती हैं ल्यूकेमिक ब्लास्ट की वजह से, ल्यूकेमिक ब्लास्ट सेल्स की वजह से। तो जो बाहर से आने वाली टी सेल्स होती है ना बोन मैरो में, ये बाहर से आने वाली जो टी सेल्स होती हैं ये इन ल्यूकेमिक ब्लास्ट को किल करती है, जिससे आपका ये जो ब्लड कैंसर है ये कम होता है, मतलब सही होता है। तो ये तो फायदे की चीज है ना, तो उसको हम क्यों सप्रेस करेंगे? नहीं करते। इसी को हम बोलते हैं GVL, ग्राफ्ट वर्सेस ल्यूकेमिया। बस में आ गई। अब एक बात आती है कि सर इस ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए? क्या ऐसा करें कि जो चांसेस है सर्वाइवल के वो इंक्रीज हो जाए? तो जब भी एलोग्राफ्ट या जीनोग्राफ्ट होता है, यानी सेम स्पीसीज के दो लोगों के बीच में ट्रांसप्लांटेशन कराया जाए या दो डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में ट्रांसप्लांटेशन कराया जाए, तो उस केस में हमको इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देनी पड़ती है, यानी कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देनी पड़ती है पर्सन को जब तक वो जिंदा रहेगा। इन ड्रग्स में हम क्या देते हैं? स्टेरॉइड्स देते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, माइक्रोफिनोलेट मोफेटिल नाम की ड्रग देते हैं जो लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफरेशन कम करेगी, और टेक्रोलिमस देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।